नमस्ते एवरीवन। सब लोग कैसे हैं? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा है। यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे, इसमें पार्ट 2। कल मैंने आपको संसदीय प्रणाली के बारे में बताया था। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किस प्रकार से चलती है, वो सब हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 1 में। आज पढ़ेंगे अपन अध्यक्षीय व्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे अध्यक्षीय व्यवस्था, जिसका एक और नाम है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। किताब का नाम बीपीएससी 133। ठीक है, तो देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जो संसदीय प्रणाली है वो भारत, इंग्लैंड, जापान और कनाडा जैसे देशों में है। ठीक है, भारत ने क्यों अपनाई थी संसदीय प्रणाली? क्योंकि विधायिका व कार्यपालिका दोनों के लिए अलग अलग चुनाव कराना काफी महंगा पड़ता है। ठीक है, भारत जैसे देश में काफी खर्चीला और काफी अधिक समय इसको लगता है, इसलिए भारत ने किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई है? संसदीय व्यवस्था। और क्या बताया था? भारतीय संविधान निर्माता ब्रिटिश काल के शोषण तथा निरंकुशता से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने ऐसी सरकार की स्थापना को प्राथमिकता दी जो कि उत्तरदायी थी। मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जैसे विधायक राज्य विधानमंडल में, और केंद्र के स्तर पर केंद्र के स्तर पर सांसद जो भी कार्य करते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं विधायिका के प्रति। ठीक है, तो जनता जवाब मानती है समय समय पर। इसलिए भारत ने इसलिए भारत ने किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई है? शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अपनाई है। एक और बताए थे मैंने, जब अंग्रेजों का राज था तब सन 1919 में एक अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम आया था, इसमें उत्तरदायी सरकार की अवधारणा को स्पष्ट किया गया था और आंशिक रूप से स्पष्ट किया गया था 1919 के अधिनियम में। तो भारतीय संविधान निर्माताओं को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कि किस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया जा सकता है भारत में। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ा दिया था, यूनिट 5 में। इसमें से सवाल क्या पूछे जा सकते हैं? संसदीय प्रणाली की अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं के बारे में बताएं। पहला 20 नंबर का सवाल। दूसरा 20 नंबर का सवाल इस चैप्टर से यूनिट 5 में बीपीएससी 133 में, राष्ट्रपति प्रणाली की या फिर अध्यक्षीय व्यवस्था की अर्थ बताते हुए इसके विशेषताओं के बारे में बताएं। और अगर ज्यादा पूछता है, इसके अलावा भी सवाल बन सकते हैं इस चैप्टर से, जैसे कि संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था के गुण व दोषों के बारे में चर्चा कीजिए। मतलब प्रत्येक शासन व्यवस्था के कुछ प्रोज हैं एंड कॉन्स हैं। ठीक है, वो सब हमें बताने हैं। ये तीसरा टाइप का सवाल इस चैप्टर से बन सकता है, इसके अलावा इस चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अध्यक्षीय व्यवस्था या फिर अध्यक्षात्मक शासन, जिसका नाम है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। ठीक है, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत परिचय बताऊंगा किस प्रकार से आपको अपने आंसर फॉर्मेटिंग में परिचय लिखना है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और उसके बाद में विशेषताएं, और उसके बाद में इसके दोषों के बारे में चर्चा करेंगे कि मतलब इसके क्या नुकसान है अध्यक्षीय व्यवस्था के। ठीक है, अब देखो, पहली बात, ये चैप्टर खत्म होते ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूं तो लिखने की कोई भी जरूरत है नहीं, सिर्फ आप सुनते जाएं और देखते जाएं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अपने को आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं
जिस प्रकार से संसदीय व्यवस्था में, मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, संपूर्ण राजनीतिक धुरी, मतलब जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं किसके आसपास घूम रही थी? संसद के चारों तरफ। संसद के चारों तरफ पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्थाएं वो घूम रही थी। समझे? अध्यक्षात्मक शासन में जो शासन है और राजनीति है, ये किसके चारों तरफ घूमेगी? अध्यक्ष। नाम से पता चल रहा है, अध्यक्षात्मक से अपन ने एक शब्द उठाया, अध्यक्ष। मतलब पूरा जो शासन है किसी देश में, संपूर्ण शासन और राजनीति, इसकी जो पूरी व्यवस्था है किसके इर्द गिर्द घूमती है? अध्यक्ष के चारों तरफ। अध्यक्ष के चारों तरफ। इसलिए इस प्रकार की शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, या फिर इसका एक और नाम है राष्ट्रपति प्रणाली। ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम। ओके, तो इसका सबसे पहले अगर चर्चा करें तो किस देश में विकसित होती है? अमेरिका में। अमेरिका में इसका सबसे पहले जिक्र किया गया और विकास भी अमेरिका में हुआ। जिस प्रकार से जो संसदीय शासन प्रणाली है उसका विकास कहां पर होता है? ब्रिटेन में। उसी तरह से अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अगर किसी एक देश का नाम लिया जाए जो फाउंडर माना जाता है, जिसने इस शासन की स्थापना की, उसका नाम है अमेरिका। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। अध्यक्षात्मक शासन में, अध्यक्षात्मक शासन में द्वैध कार्यपालिका नहीं पाई जाती है। द्वैध कार्यपालिका नहीं पाई जाती है। ड्यूल एग्जीक्यूटिव ये नहीं पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, समझें। देखो, भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसमें एक तो राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है, पीएम भी है। तो मैंने आपको कल बताया था, जो राज्य का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य का प्रमुख मतलब संपूर्ण राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और पीएम सरकार का प्रमुख होता है। पीएम किसका प्रमुख होता है? सरकार का। इस प्रकार की ये जो व्यवस्था है इसको कहा जाता है द्वैध कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका का हिस्सा राष्ट्रपति भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो भारत में द्वैध कार्यपालिका का अरेंजमेंट पाया जाता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्य का प्रमुख भी राष्ट्रपति है और सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति है। वापस से सुनना, अमेरिका में राज्य का प्रमुख भी राष्ट्रपति है और सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति है। गोट इट? तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल, आगे और बात पढ़ते हैं थोड़ी। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष से पहले, 4 वर्ष से पहले हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे कि भारत में जब 1990 के और सन 2000 के बीच में बात करते हैं भारतीय राजनीति की, इंडियन पॉलिटिक्स की, तब गठबंधन सरकारों का दौर चला था। गठबंधन सरकारों का दौर चला था। तो आप इतिहास को देखें और उसमें समझें कि कोई पार्टी 1 साल, 3 साल, 1.5 साल, 6 महीने, बस उसके बाद में वो टूट जाती थी। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका को जो राष्ट्रपति होता है वो अपने 4 साल कंप्लीट करता है। 4 साल कंप्लीट करता है। हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति हटाया जा सकता है,
कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं इम्पीचमेंट। अमेरिका में इस प्रकार की कोशिशें हुई हैं पहले महाभियोग चलाने की, लेकिन अमेरिका के इतिहास में अब तक किसी भी राष्ट्रपति को उसके टेन्योर से पहले, उसके कार्यकाल से पहले हटाया नहीं गया है। तो इसकी एक गुण भी है, अच्छा गुण है, कि जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, अंतर है भारत के राष्ट्रपति में और अमेरिका के राष्ट्रपति में। भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास में नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, या फिर कह सकते हैं उसके पास दिखावे की शक्तियां रहती हैं, ठीक है, लेकिन जो असली ताकत है वो प्रधानमंत्री के पास में होती है भारत में। इसको कहते हैं द्वैध कार्यपालिका। लेकिन अमेरिका में राज्य का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, और गवर्नमेंट का प्रमुख भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आई बात समझ में? और फिर हमने पढ़ा है जो कार्यकाल है राष्ट्रपति का वो स्थायी होता है अमेरिका में। ऐसा नहीं है कि कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है, वो बात अलग है। किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन 4 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता अमेरिका में। एक प्रक्रिया है महाभियोग, ठीक है, महाभियोग बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में लागू की जाती है, लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री में अब तक अब तक राष्ट्रपति को अब तक राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है, ठीक है। और बात करें इस व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के संबंध अलग प्रकार के हैं। विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों के संबंध अलग प्रकार के हैं, ठीक है। जिस प्रकार के भारत में हमने संबंध देखे थे, जो विधायिका थी उनके सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ठीक है, उनके सदस्य ही, मतलब विधायिका जो लेजिस्लेचर है अपना, उसके मेंबर ही एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था प्रधानमंत्री अपने हिसाब से अपने मंत्रियों को मंत्रालय बांटता है। कहने का मतलब है संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जो संबंध हैं काफी अच्छे होते हैं। और किस प्रकार के रिलेशंस होते हैं? सौहार्दपूर्ण, मतलब सहयोग की भावना पर आधारित होते हैं संसदीय प्रणाली में। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो विधायिका है और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, ठीक है, और समय समय पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव हमें देखने को मिलता है। सीधी सी बात ये है। तो देखो, जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसी ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, भारत में जो विधायिका और कार्यपालिका है ये मिलकर काम करते हैं। मतलब जो कार्यपालिका में जो मंत्री बैठा रहता है वो संसद में भी आता है, वो वहां पर सवाल जवाब भी करता है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में जो कार्यपालिका रहती है उसका चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति। और अमेरिका में राष्ट्रपति संसद में जाकर नहीं बैठता है, वो बात अलग है। अमेरिका में राष्ट्रपति मौखिक भाषण के लिए, ओरल स्पीच के लिए कभी कोई संदेशा देना होता है तभी ही संसद में आता है, ठीक है। ये बातें हमें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे भारत में तो अपन बोलते हैं संसद, भारत में क्या बोलते हैं अपन? संसद। अमेरिका में संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। ये किसी पार्टी का नाम नहीं है जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस का नाम है, ये कोई पार्टी नहीं है। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है। जैसे हम अपनी पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, वैसे ही अमेरिका में जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं। अभी इसके भी दो हिस्से हो जाते हैं। जैसे कि भारत में एक तो होता है उच्च सदन,
और एक होता है निम्न सदन। ठीक है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन को अमेरिका में क्या कहा जाता है? सीनेट। अमेरिका में उच्च सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट। और भारत में इसी उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। गोट इट। अमेरिका में जो निम्न सदन है, लोअर स्टेट ऑफ द कांग्रेस, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। और भारत में निम्न सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा। लोकसभा। अब देखो, इसके माध्यम से मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। भारत में जो लोकसभा होती है, यह समय से पहले विघटित की जा सकती है, समय से पहले भंग की जा सकती है भारत में लोकसभा। ओके। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। जैसे कि जो अपन मानते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है इंडिया में। ठीक है। लेकिन अमेरिका में कार्यकाल कितना होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का? 2 साल का। और अगर राज्यसभा की बात की जाए, अमेरिका में सीनेट का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का। तो बात यह है दोस्त, यहां पर जो कांग्रेस का जो निम्न सदन है, जिसको अपन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इसमें जो भी सदस्य इलेक्ट होके आएगा, जो चुनकर आएगा, वो 2 साल तक वहां पर रहेगा। 2 साल से पहले उसको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, कुछ प्रक्रिया होती हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स होती हैं। लेकिन भारत में तो हमें कई बार देखने को मिलता है गठबंधन की सरकारें बनती हैं, टूटती हैं, उनका कार्यकाल स्थायी नहीं होता है। लेकिन अमेरिका में जो निम्न सदन में जो एक बार व्यक्ति आ चुका है, उसका वहां पर टेन्योर फिक्स हो चुका होता है 2 साल का। लेकिन लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ये अंतर भी है। अब जो कांग्रेस का जो उच्च सदन है, जिसको अपन अमेरिका में सीनेट कहते हैं, यहां पर भी जो भी मेंबर इलेक्ट होके आता है, उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल से पहले हटाया नहीं जा सकता है। तो ध्यान रखें, भारत में संसदीय व्यवस्था को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल था। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा गया भारत में। किसको देखा गया? उत्तरदायित्व को देखा गया है, तभी तो चुना है। ठीक है। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां पर उत्तरदायित्व शासन को चुना गया है, यानी कि संसदीय स्वरूप को चुना गया है। जबकि अमेरिका में उत्तरदायित्व नाम की कोई चीज है ही नहीं। ठीक है। अमेरिका की शासन व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है। वहां की कार्यपालिका, वहां की जो कार्यपालिका है अमेरिका की, वो उत्तरदायी नहीं रहती है विधायिका के प्रति। ध्यान रखें। ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं, अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। याद रखें, अमेरिका में जो कार्यपालिका के जो सदस्य रहते हैं, कार्यपालिका के जो सदस्य रहते हैं, वो विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। जबकि मैंने संसदीय शासन प्रणाली पढ़ाते टाइम आपको बताया था, यह है विधायिका। ठीक है। विधायिका में जो लोग आते हैं वही कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं। ठीक है। लेकिन अमेरिका में जो कार्यपालिका है वो विधायिका का हिस्सा नहीं होती है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कभी भी संसद में नहीं बैठ सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कभी भी संसद में नहीं बैठ सकता है। ठीक है। लेकिन वो कभी कभार मौखिक संदेश देने के लिए जरूर आ सकता है। तो कह सकते हैं अपन, संसद की जो कार्यवाही रहती है, संसद की जो कार्यवाहियां रहती हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है
अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री देखो आप, भारत का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री भी है और संसद का सदस्य भी है। वो संसद की वाद विवाद में जितने भी बिल पेश किए जाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, जवाब तलब किए जाते हैं, ठीक है, एक साथ बैठते हैं भारत में। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो संसद में नहीं आता है, मतलब वहां की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेता है। अब अध्यक्षीय प्रणाली में चुनाव निश्चित अवधि में होते हैं और 4 साल में, मैंने आपको बताया 4 साल, 4 साल, हर 4 साल बाद में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उससे पहले चुनाव नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है अमेरिका में। गोट इट। अमेरिका में सारे चुनाव एक ही समय में होते हैं, ठीक है, भले ही वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, भले ही वो लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्थानीय सरकार का कोई सदस्य उसका उसका चुनाव किया जा रहा हो। जैसे कि भारत में जो विधानसभा के चुनाव है ये अलग टाइम पर होते हैं, भारत में लोकसभा के चुनाव अलग टाइम पे होते हैं, भारत में पार्षदों के चुनाव अलग टाइम पे होते हैं, भारत में जो स्थानीय शासन है, जिला परिषद और गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों के, ये चुनाव अलग अलग होते हैं। लेकिन अमेरिका में एक ही दिन एक ही समय पर सभी के चुनाव एक ही बैलेट पत्र पे हो जाते हैं। आजकल भारत में चर्चा भी चल रही है, क्या अमेरिका जैसी व्यवस्था हमें अपनानी चाहिए। इस पर डिबेट चलता है, इस पर काफी देर तक बहस की जा सकती है कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन क्या लाया जा सकता है। देखो, जब चुनाव किए करवाए जाते हैं कहीं पर कंडक्ट, तो आपको पता पता है कि वहां पर बहुत सारा खर्चा आता है, बहुत सारा वहां पर सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, वहां पर निर्वाचन अधिकारी जाते हैं, वहां पर काफी दिनों तक ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो भाई पहले तो लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर विधानसभा के, फिर जिला परिषद के, ऐसा पूरे साल ही चलता रहता है सब कुछ। आपको अलग अलग राज्यों में हर महीने कुछ ना कुछ सुनाई देता ही रहता है, ठीक है, इसके चुनाव चल रहे हैं, इसके चुनाव चल रहे हैं, काफी टाइम लगता है। तो एक तरह से गलत भी बात है, ठीक है। तो भारत में जब भी कोई शासन में कोई सत्ता आती है तो विकास पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, सामान्यतः है। लेकिन अगला चुनाव कैसे जीतना है इस पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अमेरिका में जो स्थानीय स्तर पर निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि हैं, वो एक बार जब चुनकर आ जाते हैं तब वो अपने देश के लिए 4 साल तक नीतियां बना सकते हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता इससे पहले, ठीक है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दुनिया में उन्हीं देशों में पाई जाती है जहां एक मैच्योर डेमोक्रेसी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली? दुनिया के जिन भी देशों में मैच्योर डेमोक्रेसी पाई जाती है, मैच्योर डेमोक्रेसी पाई जाती है, तो अमेरिका का अगर आपको कोई संविधान पूछे कब लागू हुआ था, 1789 में, 1789 में अमेरिका का संविधान बना था, ठीक है। तो तकरीबन 233 साल हो चुके हैं, एक अच्छा खासा अरसा हो चुका है अमेरिका के संविधान को। लेकिन भारत कब आजाद हुआ था डियर? 1947 में। आप देख सकते हैं हमारे पास में एक्सपीरियंस कम है, हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अभी इस प्रकार से नहीं है कि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली हाल फिलहाल नहीं लागू किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैच्योर डेमोक्रेसी वो नहीं है। हम हालांकि उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम भी कभी ना कभी एक मैच्योर डेमोक्रेसी होंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस समय का इंतजार करो जब हम मैच्योर डेमोक्रेसी में पहुंच जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो आपके पास में संसदीय प्रणाली है, इसके जो दोष हैं, इसमें जो कमियां हैं, उन पर आप काम कीजिए, उन पर आप काम कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक डिबेट का इश्यू बनता है कि भारत में क्या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लाई जा सकती है, इस पर डिबेट की जा सकती है। तो खैर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब तक समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड या फिर कमेंट में यस और नो लिखो जिसको समझ में आ रहा है, जिसको
मेरे द्वारा कही गई बातें समझ में आती हैं? यस और नो लिखिए। बहुत बढ़िया। अब देखो, अपन डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। मेन बात है, ये आप परिचय में सब कुछ कहानी सी लिख सकते हैं, 1 1.5 पेज इस कहानी में बीत जाएगा। अब देखो, जो हमारे पेज हैं बचे हुए, उसमें क्या क्या लिखेंगे अपन। अब मेन कंटेंट पे आते हैं, अपने को विशेषताएं लिखनी है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, यही अपने पेपर में सवाल पूछा जाएगा। तो आप पहली विशेषता लिखेंगे डियर, स्थायित्व। पहली विशेषता लिखेंगे स्थायित्व। इसमें क्या लिखेंगे आप? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए, अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है विधायिका के प्रति। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में कोई भी नेता जो विधायिका में बैठा है, ठीक है, और फिर वो कार्यपालिका में चुनकर जाता है, अगर उसकी पार्टी मेजोरिटी में होती है, जैसे बीजेपी की पार्टी मेजोरिटी में है, तो बीजेपी की कार्यपालिका काम करती है। ठीक है। बीजेपी की जो कार्यपालिका है, वो देश में कोई भी पॉलिसी या कोई नीति, नियम, कानून, अधिनियम कार्य करती है, तो विधायिका जो संसद में और लोग बैठे हैं उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। इसको कहते हैं उत्तरदायित्व की भावना, रिस्पॉन्सिबल होना। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति ने जो कदम उठा लिए, एक बार जो डिसीजंस ले लिए, उस पर किसी प्रकार का कोई डिबेट नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका निर्धारित समय तक अपना कार्य करती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, तो यहां पर शासन व्यवस्था कैसी है? स्थायी है। यहां पर गठबंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं। भारत में तो गठबंधन हो जाता है, ठीक है, गठबंधन होने के बाद में भी सरकारें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। 1990 के बाद में ये दौर चला था भारत में। फिलहाल फिलहाल ऐसा कोई 2014 के बाद में एटलीस्ट इंडिया में गठबंधन की सरकारें हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है। तो एक लंबे समय तक सरकार कार्य करती रहती है। सरकार को पता है कि अमेरिका में 4 साल तक हमें शासन करने के लिए मिल गया है, हमें कोई नहीं हटा सकता। तो जनता के लिए जो नीतियां बनाएगी, कानून बनाएगी, वो बहुत फ्री होकर, बहुत आराम से बनाएगी। उन पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा, जिस प्रकार से इंडिया में होता है। ठीक है। एक तो ये लिखना आप, और दूसरा लिखना आप, मैं इसको स्टार लगा देता हूं, ठीक है। दूसरी विशेषता लिखेंगे नीतियों में निरंतरता। नीतियों में निरंतरता। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव रहता है, निश्चित समय तक अपना कार्य करती है, क्योंकि उनको पता है 4 साल के लिए हम अब आ चुके हैं। ठीक है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए इलेक्ट होता है, 4 साल के लिए उसको चुना जाता है, तो उसको पता है 4 साल तक मैं अच्छे से काम कर सकता हूं। अमेरिका की हिस्ट्री में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति को वहां से हटा दिया गया है। तो राष्ट्रपति अपने देश के लिए एक स्थायी तरीके से काम करता है, उसको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। तो इसलिए जो सरकारी नीतियां रहती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज रहती हैं, जो जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, उनमें निरंतरता होती है। उनमें क्या होती है? निरंतरता। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? विशेषताओं में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। जैसे भारत में क्या होता है, भारत में जो कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिलजुल कर काम करती हैं, यहां पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हमें देखने को नहीं मिलता है। भारत में कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर ये नहीं है। ठीक है। लेकिन अमेरिका की जो कार्यपालिका है, अमेरिका की
कार्यपालिका जिसको राष्ट्रपति चुनता है खुद, ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका जो उनकी कांग्रेस होती है, ठीक है। भारत में संसद कहते हैं अपन, वहां पर क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस में दो सदन होते हैं, एक तो सीनेट होता है जो कि वहां का उच्च सदन होता है, जैसे भारत में राज्यसभा है, और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहा जाता है निम्न सदन। भारत में इसको लोकसभा कहते हैं अपन। तो अमेरिका में, अमेरिका और उन देशों में जहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पर कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है, और कई बार इन दोनों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि लोकतंत्र के तीन स्तंभों में, तीन स्तंभ कौन कौन से होते हैं लोकतंत्र के? पहला पिलर होता है कार्यपालिका, दूसरा पिलर होता है विधायिका जो कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, और तीसरा न्यायपालिका, ठीक है। इन तीनों अंगों में या फिर इन तीनों लोकतंत्र के स्तंभों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई इंटरफेयर ये नहीं करती हैं, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। आप बताओ, अगर कार्यपालिका स्वतंत्र है, विधायिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका जुडिशियरी वहां की स्वतंत्र है, अलग तरीके से काम करती है, तो क्या ये हस्तक्षेप करेंगी? नहीं करेंगी, ठीक है। ये आपको लिख के आना है। और फिर और विशेषता में क्या लिख सकते हैं? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिन देशों में पाई जाती है वहां पर विशेषज्ञों द्वारा शासन, विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है। देखो इसका क्या मतलब है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था या राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति के द्वारा, अमेरिका में राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि वो सरकार का भी प्रमुख है और पूरे देश का भी प्रमुख है, राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका के सदस्यों, कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति वहां का। और ये नियुक्ति किस हिसाब से होती है? ये अपॉइंटमेंट किस हिसाब से होती है? ये होती है डियर कि किसके पास में किस प्रकार की योग्यता है। जैसे कोई इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, ठीक है, उसको वहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग दे दिया जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है कि किसी एक नेता के पास में उस क्षेत्र की एक्सपर्टाइज होती हो। जैसे कि इसका मतलब है डियर कि भारत में अक्सर आपने देखा होगा, मान लो किसी के पास में रेलवे मंत्रालय है, तो क्या उसके पास में रेलवे के संबंधित सारी जानकारी होती है? क्या वो ट्रेन के इंजन के बारे में, ट्रेन किस प्रकार से काम करती है, ठीक है, और इंजीनियरिंग किस प्रकार से काम करती है, क्या भारत का नेता जानता है? नहीं जानता, ठीक है। अगर किसी नेता के पास में, भारत में किसी नेता के पास में खान मंत्रालय है, तो क्या उसको पता है माइनिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से खनिज तत्व भारत में उपलब्ध हैं, कौन कौन से तकनीकें जमीन के अंदर से मिनरल्स निकालती हैं, किस प्रकार के साइंटिस्ट खान मंत्रालय में काम करते हैं, क्या उसको पता है? विशेषज्ञता नहीं होती है भारत में नेताओं को। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति विशेषज्ञता के आधार पर, जैसे कि आपको रसायन विज्ञान के बारे में बहुत कुछ पता है, नॉलेज है आपको केमिस्ट्री के फील्ड में, तो आपको वहां का ऐसा विभाग दे दिया जाएगा कि आपकी जो एक्सपर्टाइज है, आपकी जो विशेषज्ञता है वहां पर काम आ सकती है। लेकिन भारत में ऐसा अक्सर नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जिन देशों में अध्यक्षात्मक शासन होता है वहां पर विशेषज्ञ द्वारा शासन किया जाता है, और ये एक अच्छी बात है। और क्या क्या विशेषता है? राजनीति का अपराधीकरण नहीं, राजनीति का अपराधीकरण नहीं। ये मैंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लिखा है ना, इसका काम होता है किसी देश में सड़क बनाना, किसी देश में हाईवे का निर्माण करना, किसी देश में पुल वगैरह बनाना।
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो मान लो अमेरिका में कोई सिविल इंजीनियर रह चुका है, उसको सब पता है, सब पता है कैसे रोड बनती है, कंक्रीट वगैरह कैसे डाले जाते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग काम में ली जाती है, तो उसको पीडब्ल्यूडी विभाग वहां का दे दिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। मतलब अपने जो विशेषज्ञता है, अपना जो स्पेशल ज्ञान है, वो व्यक्ति वहां पर यूज कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सामान्य तौर पर। लेकिन आजकल भारत में भी जो मंत्रालय बांटे जाते हैं, तब थोड़ा बहुत देखा जाता है कि क्या इस व्यक्ति को थोड़ा बहुत नॉलेज है। किसी को अगर कपड़ा मंत्रालय दिया जा रहा है, तो क्या उसको पता है फैब्रिक क्या होती है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की क्या स्थिति है, क्या उसको एक्सपर्टाइज है। तो आजकल देखा जा रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भारत में सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भारत में विशेषज्ञों द्वारा शासन नहीं किया जाता है। राजनीति का अपराधीकरण, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव जब राष्ट्रपति करता है, तब तब राष्ट्रपति ये नहीं देखता कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, आपको उस इलाके के लोग कितना जानते हैं। लोकप्रियता को साइड में रख दिया जाता है, ठीक है, और धन बल को, कितना पैसा कितना रुपया आपके पास में है, कोई मतलब नहीं है राष्ट्रपति को। जब कार्यपालिका का आपको सदस्य बनाया जाएगा, तब आपकी पॉपुलैरिटी नहीं देखी जाएगी, आपका धन बल, आपके पास में कितना अकाउंट में पैसा है, नहीं देखा जाएगा, और आपके पास में कितना बाहुबल है, मतलब उस इलाके में आपकी कितनी चलती है, ठीक है, वो भी नहीं देखा जाता है। तो एक अच्छी बात है, राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो जब ऐसा होगा, तो राजनीति में क्या नहीं होगा, अपराधीकरण नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अक्सर भारत में हम देखते हैं कि जब कोई नेता अगर निर्वाचित होता होकर आता है, तो उसके खिलाफ केस वगैरह चल रहे होते हैं, मुकदमे चल रहे होते हैं तरह तरह के। तो भारत में राजनीति में अपराधीकरण देखा जाता है, ठीक है डियर। लेकिन जिन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, वहां पर जो कार्यपालिका में किस प्रकार के लोग आते हैं, किस प्रकार के लोग आते हैं, जो अपराधी किस्म के नहीं होते हैं, मतलब उनकी लोकप्रियता नहीं देखी जाती, उनका धर्मल बाहुबल ये नहीं देखा जाता, ठीक है। तो राजनीति में क्रिमिनल्स नहीं आएंगे, राजनीति साफ सुथरी होगी। ओके, और क्या पॉइंट लिख सकते हैं भाई, और विशेषताएं? राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है। राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय, मतलब जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो किस प्रकार से लिए जाएंगे, यहां पर समझने की कोशिश करना। अब देखो, जहां पर भी राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, उसमें राष्ट्रपति और उसकी जो कार्यपालिका रहती है, राष्ट्रपति और उसकी जो कार्यपालिका रहती है, ये बिना किसी दबाव के काम करती है। मतलब यहां पर जो राजनीतिक दबाव रहता है, वो बिल्कुल ना के बराबर रहता है। और राष्ट्रपति को पता है कि भाई गठबंधन नाम की कोई चीज है नहीं, और मेरा कार्यकाल तो स्थायी है, मैं 4 साल तक यहां पर शासन करूंगा। तो वह अपने राष्ट्रपति अपने निर्णय, अपने डिसीजंस स्वयं लेता है, और उन्हें कार्यपालिका के माध्यम से क्रियान्वित करवाता है। इंप्लीमेंट कैसे करवाता है? कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। तो जिन देशों में अध्यक्षात्मक प्रणाली पाई जाती है, वहां पर दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स काम नहीं करते इतने ज्यादा। राष्ट्रपति फ्री होकर वहां पर कोई डिसीजन ले पाता है, और उस निर्णय को लागू करने का काम वहां की कार्यपालिका करती है, ठीक है। ये सब हो गई विशेषताएं, काफी कुछ लिखने के हो गए। अगर और भी लिखना चाहते हैं, तो आप 200 के बारे में वहां पर लिख सकते हैं साइड में। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, तब आप दोष भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या दोष हैं, क्या क्या कमियां हैं इसमें,
अब देखो, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिन भी देशों में पाई जाती है वहां पर कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये तो बहुत बड़ा इसका कमी है, ड्रॉबैक है, उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका जो डिसीजंस लेकर आती है, विधायिका कोई सवाल जवाब नहीं पूछ सकती, उत्तरदायी नहीं होती है किसी के प्रति भी, वहां की कार्यपालिका। इससे क्या होगा डियर, इससे कार्यपालिका जन सरोकार, जो जनता जो चाहती है, जन सरोकार, जन सरोकार को ध्यान न देकर व्यवसायिक हितों को महत्व दे सकती है। जनता क्या चाहती है इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जबकि जो खुद के हित होते हैं, जैसे कोई चाहता है, कोई नेता अमेरिका में कार्यपालिका का सदस्य है, वो अपना बिजनेस बढ़ाने में लग जाएगा, व्यवसायिक हितों को महत्व दे सकती है। यहां पर यूज किया जा रहा है मे बी, ध्यान रखें मे बी। तो इसकी एक कमी है, पहली कमी कि जो कार्यपालिका रहती है अमेरिका में, वो उत्तरदायी नहीं होती है विधायक के प्रति। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहां के जो कार्यपालिका के जो सदस्य है ना, उनको जनता से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो अपने व्यवसायिक हितों को पूरा करने की कोशिश करने में लग जाएंगे दिन रात। पहली कमी। दूसरी कमी क्या है इसकी, दूसरी कमी क्या है, इसमें राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के सदस्यों को चुनाव करता है। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है डियर, राष्ट्रपति खुद चुनाव करता है किसका, कार्यपालिका के सदस्यों का। ठीक है, तो कार्यपालिका किसी भी प्रकार से विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ये हमें पता है। इससे क्या होगा, इससे जो राष्ट्रपति है ना, इसमें निरंकुशता की भावना आ जाएगी, मतलब जो मन में होगा इसके वही करेगा कोई, क्योंकि कोई सवाल जवाब करने वाला तो है नहीं यहां पर। तो इससे क्या होगा, राष्ट्रपति वहां पर निरंकुश होने की संभावना रहती है। समझ में आया डियर पॉइंट। अब तीसरी कमी क्या है इसकी, अध्यक्षात्मक शासन की। देखो, शासन में व्यापकता का अभाव, शासन में व्यापकता का अभाव, व्यापकता का अभाव। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं, कार्यपालिका के सदस्य जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं, जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। जबकि जो संसदीय प्रणाली थी, जैसे भारत में जो व्यक्ति सांसद बनेगा और संसद में जाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, और अगर उसकी पार्टी बहुमत में है तो वो कार्यपालिका का भी सदस्य हो जाएगा। तो जो कार्यपालिका का सदस्य होगा वो विधायिका का भी सदस्य होगा, और विधायिका का जो सदस्य होगा उसको कौन चुनेगा, उसको हम चुनेंगे, यानी कि जनता चुनेगी। जबकि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं अमेरिका में, वो राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, तो इस व्यवस्था में संपूर्ण देश के प्रतिनिधित्व का अभाव रहता है। इस व्यवस्था में क्या रहता है, संपूर्ण देश के जो जनता रहती है वो प्रतिनिधित्व, अपनी जो प्रतिनिधि है वो नहीं भेज पाती है। ठीक है, तो संपूर्ण देश में प्रतिनिधित्व का अभाव होता है। जबकि भारत में हम चुनकर भेजते हैं, वही लोग शासन करते हैं, वही लोग हमारी मांगों को वहां पर उठाते हैं, तो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम लोग 130 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, सब वहां पर पहुंच नहीं सकते हैं, सब वहां पर बैठ नहीं सकते हैं, सब वहां पर अपनी बातें नहीं रख सकते हैं। तो हमने मिल बैठकर ये डिसाइड किया कि भाई हमारा कोई एक मेंबर जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, हमारे इलाके की समस्याएं वो आगे उठाएगा। तो हमने अपने प्रतिनिधियों को केंद्र के स्तर पर भी भेज दिया सांसद बना के,
जिसको अपन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी, और हमने राज्य के स्तर पर भी अपने प्रतिनिधि भेज रखे हैं जिसको कहा जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इस प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यापकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं, जिससे संपूर्ण देश के प्रतिनिधित्व का अभाव रहता है। पूरा देश इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखो एक और दोष होता है, वो भी देख लेते हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव। मैंने आपको बताया है कि जो कार्यपालिका और विधायिका रहती है अमेरिका में या फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली में, ये स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। ये जो डेली के जो काम रहते हैं, डेली के जो काम रहते हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करते, किसी प्रकार के कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इस प्रणाली में कह सकते हो विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य सामंजस्य का अभाव रहता है। जबकि जो भारत में कार्यपालिका थी और विधायिका थी, उसके बीच में सहयोग की भावना थी, कोऑपरेशन की वहां पर अपने को भावना दिखी, मिलजुल कर काम किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए लोकतंत्र के इन दो स्तंभों में, लोकतंत्र के तीन स्तंभ कौन कौन से हैं सबको पता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। यहां पर जो अपन संसदीय व्यवस्था पढ़ी हमने और जो अध्यक्षीय व्यवस्था पढ़ी, ठीक है, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया। देखो वापस से जीरो से सुनो, किस आधार पे अपने कैटेगराइजेशन किया था। हमने किया था कार्यपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच जो संबंध होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, उनके बेसिस पर, उनके आधार पर हमने दो तरह से बांटा था। पहला संसदीय व्यवस्था, दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसको अपन राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं। इसको क्या क्या कहते हैं, इसको कैबिनेट भी कहते हैं, कैबिनेट व्यवस्था, इसको वेस्टमिंस्टर व्यवस्था भी कहा जाता है, इसको उत्तरदायित्व वाली शासन व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास में लिखने के लिए पॉइंट बहुत हो चुके हैं। अब अगर और भी लिखना है तो इसके गुण भी समझ लो आप। इसके गुण सबको पता है कि जो राष्ट्रपति वो 4 साल के चुनकर आता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अमेरिका में ये कार्यकाल अलग अलग हो सकता है अलग अलग देशों में, लेकिन अमेरिका की बात करते हैं क्योंकि अमेरिका ने इसको विकसित किया है। अमेरिका ने इसको विकसित किया है। ठीक है, तो गुण तो इसका यही हो गया कि जो जनता के लिए जो नीतियां बनाई जाती है वो स्थायी रूप से बनाई जाती हैं। कोई प्रकार का कोई यस यस बोलिए। आप उदाहरण में बता सकते हैं, ठीक है, आप उदाहरण में बता सकते हैं, लेकिन बार बार हमें जिक्र नहीं करना है। ये मैं आपको आसान बनाने के लिए बार बार अमेरिका और भारत का जिक्र करता हूं, ताकि कंपेरेटिव स्टडी कर पाए, अपन तुलना कर पाए भारत में क्या चलता है और अमेरिका में क्या चलता है। विशेषताएं आपको लिखनी है, अर्थ इसको लिखना है, अमेरिका का एक दो बार आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना आप सीमित रखें ताकि, और मैं आपको जो समझा रहा हूं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाए। तो गुण में आप लिखेंगे जिन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है वहां पर जो कार्यपालिका का कार्यकाल है और राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो स्थायी होता है, वो स्थायी होता है। आप ये पॉइंट लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, स्थायी होता है। तो किसी भी सदस्य का, कार्यपालिका का कोई भी मेंबर है, वो अगर स्थायी कार्यकाल होगा उसका, तो एक जगह टिककर वो जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए नीतियां बना सकता है, सोच समझ के आराम से टाइम लेकर, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। ठीक है, ये इसका गुण हो गया और दोष हमने पढ़ लिए हैं। तो आप इसका रिवीजन करना और इसकी ग्रुप में पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। और कल हिस्ट्री
और एनवायरनमेंट पढ़ेंगे अपन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूँ। गुड नाइट एवरीवन। ठीक है। और जिस किसी को भी डाउट है तो ग्रुप में एक काम करो, जिस किसी को भी डाउट है पोल साइंस में, भले ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, एक डाउट पूछने का एक बेहतरीन तरीका होता है, आप अपने डाउट्स लिखें। आप अपने डाउट्स लिखें एक पेज में सिस्टमेटिक तरीके से, जो भी पूछना चाहते हैं, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये तरीका है डाउट पूछने का, और इसकी पीडीएफ ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। हैव ए गुड नाइट, टाटा बाय बाय।